नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, दरोगा, बिहार पुलिस सहित अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी होगी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। फ्रेंड ये देखिए, ये एडिटोरिया का सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं सेट, या फिर मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं ज़्यादा ऑप्शन को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर अगर जल्दी में आप रिविजन करना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो ये करावा गया था, पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। साथ ही आप याद रखें कि महाबलीपुरम के जो सप्तरथ मंदिर का निर्माण जो किया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? देखिए, बौद्ध धर्म की ये कौन थे? महायान शाखा के थे। क्योंकि हम जानते हैं कुषाण शासक एक महान शासक हुए, तो महान से हमको निकालना है महायान, क्योंकि थोड़ा सा इसको ट्रिकी करने से हमको लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो हमको याद रखना है कि कुषाण शासक जो कनिष्क हुए वो महायान से जुड़े हुए थे। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति वो कनिष्क की अध्यक्षता में ही हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो देखिए, आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। और ऋग्वेद में कितना है? 10 मंडल है, और आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है 36 बार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन का रहा। तो देखिए, यहाँ पर जो कथन हो जाएगा बी सी डी, ये तीनों के तीनों असत्य हैं। कहता है हम सत्य कथन को देखते हैं कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें क्या कहा गया था? चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी है वो क्या गलत है? इसमें कहता है ब्रिटिश कंपनी का ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। नहीं, ये सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी डी, तीनों तीनों गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है बहुत ही नज़दीक से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस आप देखिए, कहता है कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। ये गलत है, ब्रिटिश सरकार नहीं, जबकि भारत सरकार वो अपने ऊपर लिया था इस चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभ देगा। ये ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार देगा, ऐसा था प्रावधान। कंपनी ने भारत को अगले 20 वर्षों में स्वतंत्रता देने की घोषणा की। नहीं, ये चार्टर 20 वर्ष के लिए हुआ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो भी है यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है इसमें, इसके कारण ये गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको याद रखना कि 1833 के जो चार्टर्ड एक्ट में जो एक्चुअल हुआ था, क्या हुआ था? यहाँ ब्रिटिश सरकार ना लेके भारत सरकार अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ ब्रिटिश सरकार पैसा ना देके भारत सरकार देगी। कंपनी ये जो चार्टर्ड एक्ट था 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, और चाय और चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार एकाधिकार व्यापार था ये समाप्त हो गया था। तो इस तरह से 1833 के जो चार्टर्ड एक्ट था उसके बारे में प्रावधान था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर बोल रहा है कि कथन असत्य कथन है। तो कहता है सबसे पहले हम फर्स्ट कहता है यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1905 में जब मुस्लिम लीग बना था तो यहाँ इसका भी लगातार सेशन चल रहे थे, जो वार्षिक सेशन होता था। तो यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि इसमें पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन एक साथ हुआ। बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों के सम्मेलन हुआ, ये भी सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, बिल्कुल हुआ था, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। और इसका जो अधिवेशन किए थे, कौन किए थे? अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। तो ये भी है जो कि 1916 में लखनऊ पैक्ट के भी नाम से हम जानते हैं ये हुआ था। तो इसके सारे जो कथन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? देखिए, सबसे बड़ा नगर हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। वहीं अगर दूसरा सबसे बड़ा बोल जाएगा तो ये धौलावीरा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन थे? स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक थे सैयद अमीर अली थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्या शुरू करने की घोषणा कब की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह ये किए थे
11 अक्टूबर 1940 को किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये थे विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही, और जिनको 21 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, 21 अक्टूबर 1940 को। और फिर इसके बाद दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, कौन बने थे, नेहरू जी बने थे। तो याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। सेकेंड थे नेहरू जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय। देखिए यहाँ पर बात किया गया है चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, तो देखिए WC बनर्जी जो थे, जिसको बोमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, ये चुनाव लड़ने वाले पहले थे। कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जिस जिस तरह से जो भारतीय संसद होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से वहाँ के भी एक सदन है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहां पर चुनाव सबसे पहले WC बनर्जी लड़े थे, जो कि क्या हुए थे, हार गए थे। चुनाव तो लड़े थे सबसे पहले, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी भी चुनाव लड़े थे, जो कि ये जीते थे। तो क्वेश्चन इस तरह से आया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि पहले कौन थे, तो WC बनर्जी थे, लेकिन पहले जीतने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए त्रिपुरी संकट क्या आया था, कि यहाँ पर जो त्रिपुरी संकट में चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हुआ था यूँ कि यहाँ पर ये गांधी जी द्वारा जो एक उम्मीदवार थे पटाभी सीतारमैया, उसको पराजित करके सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन किसी तरह बात बिगड़ते गया, जिसके कारण क्या हुआ कि दोनों में गतिरोध के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनावल गया था। तो यही त्रिपुरी संकट के बाद कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र में से किसने शुरू किया था, यानी लीडर समाचार पत्र का जो प्रकाशन किए थे, कौन किए थे, तो ये लीडर किए थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा हम याद रख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा क्या केवल गया था, तो ये कॉमनवेल्थ किया गया था, कॉमनवेल्थ। और दूसरी था न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया बनाना चाहते थे एनी बेसेंट। थोड़ा सा इसको ट्रिकी करते हुए याद करें। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक का भी दो समाचार पत्र थे, जो कि पहला थे मराठा थे और केसरी था। तो आपको याद रखना है कि जो मराठा थे, नाम से तो मराठा पता चलता है, लेकिन ये था अंग्रेजी भाषा का था। साथ ही अगर केसरी की बात करें, तो केसरी जब ये मराठा में था, अंग्रेजी में था, तो केसरी जो था वो मराठी में था। तो आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये देखिए कथित तौर पे कितना हुआ था, 146 बंदियों को मतलब एक छोटे से कमरे में रखा गया था। उसमें से टोटल 23 लोग ही जीवित बचे थे। तो देखिए 146 गो लोग थे जो बंद थे। आप ऑप्शन को देख के यहाँ पर समझिए, उसमें से 23 लोग जिंदा बच गए थे। तो यानी कि जो मरे थे कितने, 123 मरे थे। और इस घटना को जो 123 लोग जो मरे थे, उसमें जो 23 जिंदा बचे थे, उसमें भी कथित तौर पर कहा जाता है कि हॉलवेल था। हॉलवेल यानी कि हॉल, एक हॉल में बंद किया था, तो हॉलवेल ही जिंदा बचा था, जो कि घटना का उजागर किया था उनमें से 23 में से। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 के हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है नगर और उसके संस्थापक के सही जोड़ा का मिलान करने का रहा, यानी कि इसका सही जोड़ा का मिलान करने का रहा। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ बताते हैं, जैसे कोलकाता हो गया, तो कोलकाता के संस्थापक कौन रहा, जॉब चार्नक के द्वारा हुआ। कोलकाता जॉब चार्नक द्वारा हुआ। वहीं बात किया जाए मुंबई, तो मुंबई ओनाल्ड ऑगीजर के द्वारा हुआ था। मुंबई ओनाल्ड ऑगीजर के द्वारा हुआ था। वहीं बात किया जाए चेन्नई, तो चेन्नई फ्रांसिस डे के द्वारा हुआ था। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ था। उसी वहीं इसके अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं, जैसे भोपाल तो राजा भोज के द्वारा, नई दिल्ली एडविन लुटियन द्वारा, आगरा सिकंदर लोदी द्वारा, इंदौर अहिल्याबाई द्वारा। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता बंगाल के बारे में कौन सा, बंगाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पहला देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, ये भी सही है। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, ये बिल्कुल सही है। आत्महत्या करने वाले प्रथम गवर्नर था, यानी यहाँ से जाने के बाद, ब्रिटेन जाने के बाद ये आत्महत्या कर लिए। बक्सर के युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर याद रखना है, एक प्लासी का युद्ध हुआ था, एक बक्सर का युद्ध हुआ था। तब प्लासी का जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसमें क्यों था, हेक्टर मुनरो था, लेकिन इसको गवर्नर बनावल गया था, कि इसको रॉबर्ट क्लाइव को ही बनावल गया था। तो ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन थे। पुलिस सेवा, तो देखिए
पुलिस सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखिए ट्रिकी करिए। मान के चलिए कि जो मेल होते हैं, जो कान में छिद्र करके कुछ भी पहनते हैं, जिसको कनवाली बोला जाता है, तो ऐसे लोगों का पुलिस में सिलेक्शन बहुत रेयर होता है। थोड़ा सा इसको कहानी जैसा समझिए, इसको निजी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहीं से निकल के आता है कॉर्नवालिस। तो थोड़ा सा इसको ट्रिकी करिए कि पुलिस सेवा कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी। प्रथम जो रेलवे लाइन की लंबाई पूछ रहा है वो कितना था, तो देखिए ये था 43 किलोमीटर था। 43 किलोमीटर था, जो कि बम्बई से ठाणे तक चला था, 1853 में चलावल गया था। ठीक है, और दूसरी बार कब चला, 1884 में चला था, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। नेक्स्ट देखते हैं। 1884 नहीं, सॉरी, 1854 में चला था दूसरी बार। पहली बार 1853 में चला था, 1853 में चला था। 43 किलोमीटर बम्बई से ठाणे था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से खड़ी हुई थी। यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से मुख्य रूप से जो खड़ा हुआ था, विरोध प्रकट किया था, वो कौन था, अवध रेजिमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कहता है कि यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था। तो ये देखिए, अभियुक्त बनाने का बात किया जा रहा है, तो ये हुआ था 1922 में हुआ था। तो अभियुक्त बने थे, इसमें शंकरलाल नायर बने थे और महात्मा गांधी बने थे। यानी कि इनमें ऑप्शन ई हो जाएगा, दोनों अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था। देखिए, टाइम मैगजीन जो कि अभी भी आता है, ये जारी किया जाता है, तो उस समय 1930 में महात्मा गांधी को शॉर्टलिस्ट किया गया था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, और उन्हें इस पत्रिका में संत गांधी के रूप में वर्णित किया गया था। संत गांधी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ये देखिए, जाने माने हस्ती थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोले थे इनके बारे में, गांधी जी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान दिया था, किसने दिया था, वेदों की ओर लौटे, बहुत ही फेमस नारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती वापस वेदों की ओर चले, जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी थे। और ये किए थे कब, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और इसका जो मूल नाम था, मूल शंकर था। जो नाम, इसका मेन जो नाम थे, मूल शंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी। कहता है ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए किया था। तो ये किए थे 1921 में, ब्रिटिश मार्गदर्शन के साझे हितों के विचार विमर्श करने के लिए। कहता है 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विचार विमर्श करने के लिए स्थापना किया गया था ब्रिटिश राजवाड़ों द्वारा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की। नेक्स्ट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था। तो ये देखिए, ये दिया गया था 1915 में इनको मिला था, जिसके द्वारा अगर नाइटहुड का उपाधि मिल गया तो ये अपने नाम में सर लगा सकते हैं। टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन भी मनाया गया था, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। तो ये इनको 1905 में मिला था, जो कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ये टैगोर की उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग को अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं था। तो कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव जो लावल गया था, इसमें मुस्लिम लीग को क्या स्वीकार नहीं था इसमें। तो ये देखिए, कहता है डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था, यही इनको नहीं समझ में आ रहा था, जिसके कारण ये क्या किया, क्योंकि इनको जो मुस्लिम लीग को लग रहा था कि हमको हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस हमको अकेले, हमको हम लोग के लिए अलग कंट्री पाकिस्तान की दे दिया जाए, लेकिन इसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा था, तो कहीं ना कहीं इनको पूरा शर्त इनको मंजूर नहीं लगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर देवल गया था। यानी कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसका नाम चेंज हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यानी कि पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और बाद में बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ देवल गया था। कहाँ जुड़ा था, तो ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था।
तो ये कहा था, किसको कहा था? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था कांग्रेस। इसके अलावा जो भी था, जैसे कि कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही, ब्राह्मण एवं देशद्रोही विप्लवकारी भी कहा जाने लगा, और लॉर्ड डॉफिन उसी दरमियान में इसको राष्ट्रद्रोही की संस्था भी कह के पुकारा था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध ब्रिटिश अकाल में से नहीं है? ब्रिटिश अकाल से नहीं है। तो देखिए, स्मिथी समिति का संबंध भी अकाल से है, स्ट्रेची आयोग का संबंध भी अकाल से है, लायल आयोग का भी संबंध अकाल से है, लेकिन हॉलैंड समिति का अकाल से नहीं है। हॉलैंड समिति का संबंध किससे है? तो ये है उद्योगों से रिलेटेड था, मतलब कैसे उद्योग को बढ़ाया जाए उससे था। तो यानी यहाँ पर इंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियान चलाकर सजा दिए गया? यानी कि अभियान चलाकर इनको किस वर्ष सजा देवल गया? तो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक पर जो इस पे अभियान चला था, कब अभियोग चलावल गया? 1987 में, 97 में, 1897 में भी चलावल गया, 1908 में भी चलावल गया, 1916 में भी चलावल गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1897 में इनको कितना हुआ? 18 माह का सजा हुआ था। वहीं बात किया जाए 1908 में, तो 1000 रुपया जुर्माना भी लगा था और इनको मांडले जेल भेज देवल गया था 1908 में। फिर वहीं बात किया जाए 1916 में जेल नहीं भेजा गया था, लेकिन इसको साधारण दंड देवल गया था। तो यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी असत्य कथन का चयन करने का रहा। तो देखिए, कह रहा है भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया, बिल्कुल सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, ये भी सही है। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत में एक परिषद गठित हुई, ये गलत है। यहाँ पर असत्य कथन कर रहा है, ये कथन गलत है। कहता है भारत सचिव की सहायता के लिए ब्रिटेन में एक परिषद बना था। यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत में एक परिषद बना। तो देखिए, बहुत माइनर यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, तो आप इस चीज को समझें। यहाँ कहता है भारत सचिव की सहायता के लिए भारत में एक परिषद नहीं बना था, उस ब्रिटेन में एक संसद परिषद बना था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाना, ये भी सही है। यानी कि इसके सारे ऑप्शन ए, बी, सी को छोड़ के डी भी सही है। बाकी ऑप्शन जो गलत है, ऑप्शन सी गलत है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए, गांधी जी को 1929 में गिरफ्तार कर लेवल गया था, और उसी कारण क्या यहाँ विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था, और बाद में इसको फिर मद्रास में स्थानांतरित कर देवल गया था। और इसका जो स्थापनाकर्ता कौन थे? इसकी स्थापना मैडम HP ब्लॉटवेस्की द्वारा किया गया था एवं HS अकॉल्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में किया था? तो संस्कृत भाषा में किया था किसका? जाम्बवती कल्याणम का। जाम्बवती कल्याणम जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया था, जाम्बवती कल्याणम, ये किए थे संस्कृत भाषा में। वहीं अमुक्ता माल्यवदा जो इसकी रचना थी तेलुगु भाषा में किया गया था, ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा। वहीं बात किया जाए हथी कथा सरनम एवं मनुचरित का, तो ये इनके जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी संस्कृत भाषा में जो है ये कौन है? जाम्बवती कल्याणम है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? किस युद्ध में? तो ये किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था कब? 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद बीच। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दिया था? तो ये दिए थे खिलाफत आंदोलन, जो कि कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। तो उस समय ये उसमें त्याग पत्र दे दिया था। और साथ ही अगर देखें बिहार में इसका जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो मजरूल हक, गुलाम इमाम, हसन इमाम आदि ये सब नेता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, तो ये हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच में था। सतलज और काली नदी के बीच का जो पार्ट होता है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत का ओसेनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसेनिक नेशनल पार्क ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी जो कि कहाँ पड़ती है? गुजरात के साइड में पड़ती है, कच्छ में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब किया गया है? NGT की स्थापना किया गया था 2010 में किया गया था, और याद रखें 18 अक्टूबर को किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रोपण फसल का उदाहरण नहीं बोल रहा है, यानी कि वैसा फसल जिसको रोपने के फलस्वरूप नहीं हुआ है। तो ये देखिए, केला हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे जो भी पौधे हैं जो कि सब रोपण फसल के ही उदाहरण है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है ये है आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टमुदी झील किस राज्य में है। अष्टमुदी झील, जिसको लैगून झील भी बोलते हैं, लैगून झील से ही 10-8 गो शाखाएं निकलते हैं, यही कारण है इसको अष्टमुदी झील भी कहा जाता है। तो ये निकलता है कहाँ से, केरल से निकलता है। केरल के कहाँ, कोल्लम जिले से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, और रामसर समझौते में इसे एक महत्वपूर्ण मतलब साइट घोषित किया गया है रामसर समझौता के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है कि घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो देखिए बेसिकली जो 4 गो जो घास के मैदान दिया हुआ है, जैसे पंपास, लानोस, कैंपोस, सेल्वास, तो ये बेसिकली दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट की है। तो हम थोड़ा सा उसका एक रफ मैप ड्रा करते हैं। मान लिया जाए कि ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट कह रहा है कि कह रहा है कहाँ से कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण कह रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये होता है वेनेजुएला, यानी कि लानोस। लानोस जो पड़ता है वेनेजुएला में पड़ता है, तो ये हो जाएगा यानी कि 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है सेल्वास। सेल्वास जो कि यहाँ पर ये वाला एरिया आता है, सेल्वास यहाँ पर हो जाएगा, जो कि चिली का एरिया आ जाएगा, सेल्वास हो गया। फिर इसके बाद हो गया कैंपास, जो कि ये वाला ब्राज़ील वाला एरिया जो आता है, कैंपास आ गया। फिर एरिया आता है पंपास, पंपास हो गया ये वाला, अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना वाला एरिया हो गया। यानी कि यहाँ पर हो गया 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, यहाँ पर कहता है 4 नंबर हो गया, और यहाँ पर 1 नंबर हो गया। यानी हमको कह रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहले क्या हो रहा, लानोस हो जा रहा, फिर क्या हो जा रहा, उसके बाद हो जा रहा सेल्वास हो जा रहा, सेल्वास के बाद हमको पास क्या आ जा रहा है, कंपाज आ रहा है, या कंपोज भी बोलते हैं उसको, अभी बाद में पैम्पास आ जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो यानी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में तो थोड़ा सा इसमें रॉन्ग दिया हुआ है, उसका ऑप्शन हो जाएगा पहले हो जाएगा ऑप्शन। हम अगर ऑप्शन देखें तो इसका हो जाएगा पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, क्योंकि उत्तर से दक्षिण के क्रम कह रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। कहता है हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। तो देखिए कहता है कि फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा क्या है, अटलांटिक की गर्म धारा है, जबकि हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है गर्म जलधारा नहीं है, तो देखिए विषुवतीय रेखीय जो है और अलगुलहास धारा ये नहीं होगा। बाकी यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं इसको फिर से देखता हूँ। कह रहा है फ्लोरिडा जो है अटलांटिक की गर्म धारा है, फ्लोरिडा जो है अटलांटिक की गर्म धारा है, जबकि जो हम बोल्ड है ना प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम बोल्ड जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर पूछा रहा है गर्म जलधारा नहीं है, तो गर्म जलधारा नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारा हो जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शन हो जाएंगे जैसे विषुवत रेखीय धारा और अगुलहास धारा, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर का। लेकिन फ्लोरिडा जो हो जाएगा वो फ्लोरिडा किसके हो जाएगा, अटलांटिक की हो जाएगा। वहीं हम बोल्ट बात करें तो ये हो जाता है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। यूरेशिया, यूरेशिया यानी कि वैसा जो यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा स्टेपिस हो जाएगा। स्टेपिस जो होता है, देखिए यहाँ पर जो घास के मैदान है तो आप सभी को याद रखिए। देखिए डाउन होता है, डाउन होता है जो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे डाउन में आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो डाउन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वहीं बात किया जाए प्रेरीज, प्रेरीज जो होता है यूएसए और कनाडा में पाया जाता है, यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। वहीं अगर बेल्ट बात किए तो बेल्ट कहाँ से होता है, जहाँ से ये जो दक्षिण अफ्रीकी की जो सबसे नीचे है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर बेल्ट पाया जाता है, बेल्ट बोल्ट यानी जो भी इसको बोलें आप। अब स्टेपी जो होता है यूराल पर्वत के ठीक लगभग में, जैसे जो पार्टीशन करता है एशिया और यूरोप में यूराल पर्वत, तो उसी के इर्द गिर्द स्टेपिस पाया जाता है जो कि एशिया यूरोप दोनों में आता है। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी वैसा एरिया जहाँ पर न्यूनतम वन क्षेत्र है। तो ये हो जाता है जहानाबाद। जहानाबाद में अभी 2019 के आंकड़ा के अनुसार यहाँ पर 0 वर्ग किलोमीटर में वन है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिला अवरोही क्रम में कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे, रोहतास हो जाएंगे, औरंगाबाद हो जाएगा और कैमूर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो चावल उगता है रोहतास में उगता है, फिर औरंगाबाद में, फिर कैमूर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं का स्पर्श करता है। तो देखिए ये जो होता है यूपी जो होता है बेसिकली कितना, यूपी जो होता है 8 राज्यों की सीमाओं से मतलब अटैच होता है और एक देश को भी स्पर्श करता है। वहीं बाकी के अन्य ऑप्शन को देखते हैं। बाकी के जो भी ऑप्शन है तो ये इतना ज़्यादा अटैच नहीं होता, इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें 8 राज्यों से कनेक्ट है। तो हमको याद रखना है 8 राज्यों से कनेक्ट है, साथ ही एक इंटरनेशनल से, यानी कि इसका इंटरनेशनल बाउंड्री लगेगा, एक अदर देश के स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है। दमन गंगा जो है ये किसका है, ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सरहुल मुंडा जाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल जो त्यौहार है मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा कराव, इसके अलावा हो, तो अन्य जनजातियों द्वारा भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है। कहता है मंगलम सिंचाई परियोजना है तो किस राज्य की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। तो ये हो जाएगा, केरल के लिए है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है, केरला में है, केरला के पालाकोड में। यहाँ से ये होता है, सिंचाई होता है, महत्वपूर्ण परियोजना है केरल का। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं भारत की एल्युमिनियम कंपनी और उसके अवस्थिति के सुमेलित उत्तर की पहचान कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे है इसको पहचान करना कि कौन सा जो कंपनी है, एल्युमिनियम कंपनी है, कहाँ की है। तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट कहता है बाल्को। तो बाल्को कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। यानी छत्तीसगढ़ के कोरबा में है कौन, बाल्को है। वहीं हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को कहाँ है, यूपी के रेणुकूट में है। यूपी के रेणुकूट में हिंडाल्को। वहीं बात किया जाए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का है तो ये कहाँ है, उड़ीसा के हीराकुंड के निकट है। ये हीराकुंड के निकट है, उड़ीसा में हीराकुंड के निकट है कौन, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। वहीं बात की जाए नालको के तो नालको कहाँ है, उड़ीसा के कोरापुट जिला में है। उड़ीसा के कोरापुट जिला में है नालको। तो आप चाहे तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्नों एवं उनसे संबंधित देश का सही मिलान करें। यानी जो भी इसके जो सही है, जैसे कि हम बात की जाए मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो ये देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कहता है काहिरा। तो काहिरा हम जानते हैं कि मिस्र की राजधानी है, मिस्र हो जाएगा। यानी काहिरा जो होगा वो मिस्र हो गया। ऑकलैंड बोला जाए तो ये न्यूजीलैंड का एक शहर है। लिस्बन हो जाएगा, पुर्तगाल का हो जाएगा। वहीं मुरमास्क हो जाएगा, ये सॉरी रसिया का हो जाएगा। मुरमास्क जो हो जाएगा ये हो जाएगा रसिया का हो जाएगा। खूबसूरत जगह है, यहीं के पड़ता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। सवाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु, देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है ना कि सवाना घास प्रदेश का बात किया जा रहा है, यहाँ पर सवाना तुल्य जलवायु की बात किया जा रहा है। तो देखिए सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पाया जाएगा, जो 5 से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में जितने भी जो भी पड़ते हैं वहाँ पे सभी जगह सवाना जलवायु पाया जाता है। याद रखें सवाना मरुस्थल की बात नहीं कर रहा है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में जो कि अफ्रीकी कंट्री में पाया जाता है, अफ्रीका में। यहाँ पर बात किया जा रहा है जलवायु के, तो ये हो जाएगा दक्षिण मध्य ब्राजील में भी हो जाएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाएगा, अफ्रीका में भी हो जाएगा और दक्कन प्रदेश में भी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन में होगा सवाना तुल्य जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है। तो ये नदियां हो जाएगी कर्मकासा हो जाएगी, घाघरा हो जाएगा, सोन हो जाएगा और गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है। तो ये होता है राज्यसभा का सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके होता है। व्यक्तिगत यहाँ बात कर रहा है तो व्यक्तिगत जो दायित्व होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है, लेकिन यही अगर बात किया जाए थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन को पूछा जाए कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 165 में किया गया है महाधिवक्ता का। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे। जब जनहित याचिका का शुरुआत हुआ था तो ये हुआ था, उस समय जो न्यायाधीश थे कौन थे, पीएन भागवती थे। 1960 के दशक में इसकी अवधारणा कहाँ, कहता है कि जनहित याचिका का अवधारणा जो हुआ था उत्पत्ति हुआ और विकास कहाँ से हुआ था, तो ये बेसिकली अमेरिका से हुआ था, 1960 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अब भारत में पीएन भागवती के समय में इसका शुरुआत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाला है। वैसे तो देखिए संविधान सभा का जो आखिरी जो सत्र बैठा था वो 24 जनवरी से 25 जनवरी 1946 तक भी बैठा था, लेकिन ये कब हुआ था, संविधान लागू करने के लिए बैठा गया था, न कि संविधान बनाने के लिए। अगर वही संविधान बन रहा था उसका जो लास्ट सत्र की बात किया जाए, संविधान सभा के लास्ट सत्र की बात किया जाए तो ये हुआ था जाके 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 से 26 नवंबर 1949 तक आखिरी सत्र यहीं तक चला था। और यही 26 नवंबर को 1949 को ही इसके कुछ पार्ट संविधान के लागू कर देवल गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, तो ये क्या कहता है राज्य के किसी कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है। यानी कि राज्य सरकार का कोई वैसा कानून जो लगता है कि मूल अधिकार का जो अनुरूप है, संवैधानिक जो दर्जा है उसको खत्म कर रहा है, तो उसको अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत बतावल गया है कि संसदों के विनियोग विधेयक के बाद ही सरकार कोई धन निकाल सकता है। यानी बिना संसद के गुजारिश के बाद संसद से बिना पास कराए पैसा नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 114 के थ्रू ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, बिना संसद के कार्यवाही के बगैर नहीं निकाल सकता पैसा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समिति की बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा विभागीय स्थायी समिति हो जाएगा। विभागीय स्थायी समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो ये 31 मेंबर होते हैं, यानी 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 गो लोकसभा के होते हैं और 10 गो राज्यसभा से होते हैं। वहीं बात की जाए प्राक्कलन समिति की, हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में कितना होता है, 30 सदस्य होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। वहीं बात किया जाए लोक लेखा समिति, तो इसमें होते हैं 22 समिति लोक लेखा समिति, यानी कि इसमें लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। तो लोकसभा के 15 होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन किसका है, तो ये था केसी वियर। किसी वियर ने ही बताया था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है, अधिक लचीला है, तो इसके बीच एक संतुलन स्थापित जो होता है, तो ये बोले थे केसी वियर। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल्य उद्देश्य होना चाहिए भी क्या होना चाहिए, विकास में जन भागीदारी होना चाहिए, यानी डेवलपमेंट में लोगों का भी योगदान होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, राजनीतिक जवाबदेही होना चाहिए, राजनीतिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना चाहिए नागरिकों को। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है लोक राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किया था तो ये किए थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो देखिए यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है, थोरियम रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियम रेडियोधर्मी तत्व है। वहीं बात किया जाए कैडमियम का, तो कैडमियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व नहीं होते हैं। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध हैं। यानी आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा,
इसके अलावा अमोनियम बोरोबाइड भी हो जाएगा। तो ये दोनों में वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं उपसंयोजी वाले अबंध पाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिव युक्त कौन सी गैस है? तो ये देखिए रेडियो एक्टिव युक्त बोला, तो ये हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो कहता है ना, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम समस्थानिक होता है, प्रोटियम, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटियम हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग 46 से 47% पाया जाता है। वहीं सिलिकॉन की बात करें, जो सेकेंड हाईएस्ट होता है, सिलिकॉन होता है 27 दशमलव कुछ परसेंट होता है, यानी 72% होता है। वहीं हम बात किया जाए कैल्शियम, कैल्शियम 3% के लगभग में होता है, 3 से 4% होता है। तो जो मेजोरिटी स्टेक किसके पास है, ऑक्सीजन हो गया और सिलिकॉन हो गया। बाद में फिर इसका एल्युमिनियम भी होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सर्वाधिक पदार्थ, तो देखिए ग्रेफीन जो होता है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो ग्रेफीन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो देखिए हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, यानी विस्फोटक नहीं कह रहा है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है, बल्कि इसको जो थी ऑपरेशन से पूर्व जो मरीज होता है उसको दिया जाता है ताकि वो बेहोशी के हालात में आ जाए। तो इसको यूज किया जाता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? ऑक्टेन संख्या जो होता है ना, यानी ऑक्टेन संख्या से हम क्या होता है, जो पेट्रोल होता है उसकी जो गुणवत्ता को हम पता करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक कौन कौन हो जाएगा, तो यूरिया रासायनिक उर्वरक हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक, सुपर फास्फेट रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। वहीं बात किया जाए तो सोडियम सल्फेट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, यानी कि पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं किस रूप में लेते हैं, तो ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ऊष्मा द्वारा, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो संवहन के द्वारा किसमें होता है, तो ये होता है गैस एवं द्रव में होता है। गैस और द्रव में ऊष्मा जो होता है संवहन के द्वारा होता है। वहीं बात किया जाए तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो बेसिकली 3 तरह से होता है। चालन विधि से होता है, दूसरा होता है संवहन विधि से होता है। संवहन, चालन यानी कंडक्शन इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कंडक्शन बोलते हैं। संवहन हो गया यानी कन्वेंशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया। और एक होता है रेडिएशन, तो रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। तो बेसिकली जो हम क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे वो हम चालन में करेंगे और संवहन में करेंगे। तो हम याद रखते हैं, देखिए चालन विधि से किस में होता है, ठोस में होता है। ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। वहीं बात किया जाए संवहन के, बात किया जाए संवहन, तो ये होता है गैसों में होता है। संवहन विधि के द्वारा गैसों और द्रवों में जो होगा वो संवहन के थ्रू होगा। वहीं बात किया जाए एक रेडिएशन की, तो रेडिएशन के लिए ऊष्मा स्थानांतरण का एक तीसरा तरीका माना जाता है। इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे इसी के कारण क्या होता है कि रेगिस्तान के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, यही रेडिएशन के कारण ही। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी गीले कपड़े में सबसे ज़्यादा सूख जाएगा, मैंने यानी जो परिस्थिति दिया हो उसके अनुसार किस में कपड़ा, गीला कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो देखिए जल्दी सूखने के लिए क्या चाहिए, आर्द्रता 20% चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 60 डिग्री, यानी कि आर्द्रता कम रहेगा और उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हमारा कपड़ा जो है जल्दी सूखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंगे कौन सी हो जाएगा, तो देखिए ध्वनि तरंगे जो हो जाएगी यांत्रिक तरंगे हो जाएगी। वहीं बात किया जाए रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और एक्स तरंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं है, तो ये देखिए यकृत, यकृत इसका भाग नहीं है, जबकि मुख, गुहा, आंत, अमाशय ये सब आहार नाल का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सेंधा नमक में कौन सी खनिज होती है? तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है, सोडियम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, यानी पसीना कब निकलता है,
जब देखिए जब ताप अधिक हो और हवा आर्द्र हो, जब ताप अधिक हो और हवा में आर्द्रता हो तो पसीना हमको ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे में जस्ता का यूज होता है गैल्वेनाइजेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, सीएनजी जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसे सबसे ज़्यादा मौजूद क्या होता है? सीएनजी में सबसे ज़्यादा मौजूद क्या होता है? तो ये होता है CH4 यानी कि मीथेन यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट को निम्न में से क्या देना चाहिए? यानी जल्दी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर दिया जाता है खिलाड़ियों को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो सिल्क जो होता है वो किससे होता है? तो ये होता है केराटिन से होता है। सिल्क का जो निर्माण होता है वो केराटिन से होता है। और केराटिन क्या है? एक प्रकार प्रोटीन ही है, प्रोटीन ही है। इसके अलावा जो हम जैसे देखते हैं कि नाखून में देखते हैं, बाल में देखते हैं, वो केराटिन ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? कह रहा है लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम। देखिए लाइसोसोम का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो डी डुबे ने किया था खोज, इसके डो डुबे ने किया था। वहीं बात किया जाए लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। तो याद रखें इसका वर्क भी पूछा जाता है। उसके अलावा आप देखते हैं कि लाइसोसोम कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं। तो हम देखते हैं प्रोटीएज हो गया, फास्टफेटेज हो गया, राइबोन्यूक्लिएज हो गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज हो गया। ये सारे के सारे राइबोसोम से एंजाइम ये रिलीज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न हो जाती है? तो ये हो जाता है केवल स्ट्रोमा में, केवल स्ट्रोमा में हो जाता है। यानी हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न हो जाता है? तो केवल स्ट्रोमा में ही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन बंधन से जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंधन से जुड़ी होती है डीएनए की श्रृंखला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा अनिवार्य है? तो ये नाइट्रोजन अनिवार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कह रहा है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी होता है उत्कों का अध्ययन होता है। निम्नोलॉजी क्या होता है? झीलों तथा अलवणीय पादपों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, मिट्टी संबंधी। सिल्वीकल्चर क्या होता है? तो ये होता है रेशम के कीड़े होता है, साथ ही वनों के वृक्षों तथा उत्पादों का भी अध्ययन माना जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें या फिर वीडियो को रोक के भाई आप रिवाइज कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? यानी पादपों और जीवों के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। कौन करता है? तो ये यूग्लिना करता है, जो कि बहुत तरह के एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यूग्लिना। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो ये रखता है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है कि किसी भी शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच का एक संतुलन बनाता है फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ये बनता है इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी जब जो यीस्ट होता है ग्लूकोज का किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत कह रहा। तो देखिए फर्स्ट कह रहा 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल और तीसरा खेल, खेल के लिए। ये बिल्कुल सही है। कहते हैं 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है, 5 जिलों में खोला जाएगा। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। फिर कह रहा 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी, ये गलत है, ऐसा घोषणा नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये किया गया था कब? 2030 तक 100% घोषणा किया गया था कि हम साक्षर हो जाएंगे। और नए विश्वविद्यालय 3 गो बनावल जाएगा और 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोला जाएगा और 10 गो नए मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ये सारा का सारा है सही है इसमें। और ये जो है 2035 का जो लक्ष्य देख रहे हैं इसकी जगह 2030 का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 2019-20 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिलों के अवरोही क्रम, यानी अवरोही यानी घटते क्रम में बताइए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गेहूं हुआ था कहाँ हुआ था? रोहतास में हुआ था, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद सीतामढ़ी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार के कितनी प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? तो देखिए बिहार के एक बहुत बड़ा आबादी जो कि होता है 74% लगभग कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में उत्पाद के क्रियाशील साधन कौन से हैं? मतलब उत्पाद के क्रियाशील साधन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रम हो जाएगा। श्रम है। निम्न में से उत्पाद के क्रियाशील साधन कौन हो जाएगा? श्रम हो जाएगा, क्योंकि इससे उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, इसके कारण श्रम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? यानी स्थिर लागत नहीं है। तो देखिए ब्याज जो होता है, ब्याज स्थिर लागत में नहीं होता है। उसके अलावा स्थिर लागत में क्या हो जाएगा? ब्याज, बीमा प्रीमियम हो जाएगा, कच्चे माल की लागत हो जाएगा, फैक्ट्री का किराया हो जाएगा, ये सारे जो होगा स्थिर लागत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को तो ये किया जा सकता है, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि भारत एक ऐसा श्रम शक्ति अधिक वाला देश है जहां श्रम शक्ति इस देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यानी यहाँ पर श्रम शक्ति महत्वपूर्ण मायने रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीबीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है? यानी कह रहा है कि भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीबीए में बाजार मूल्य पे की जा रही है? तो ये किया जा रहा है कब से? 2015 से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र। भारत में असंगठित क्षेत्र के कारण ही यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना में दिक्कत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के समूह का चयन कीजिए। बिहार के सबसे 3 जिला जिसमें जनसंख्या ज़्यादा हो, तो ये हो जाएंगे पटना हो जाएगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ये 3 गो शीर्ष जिले हैं जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिला में हो जाएगा शामिल। और चौथा जिला की बात करें तो मधुबनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। शेखपुरा की जनसंख्या क्या है? तो देखिए शेखपुरा की जनसंख्या कितना है? 6.4 लाख है। शेखपुरा की जनसंख्या 6.4 लाख है। वहीं अगर दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा, जो कि 6.6 लाख शिवहर में है। शिवहर में है, 6.6 लाख है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है आम बजट 2021-22 की कुल राशि क्या है? आम बजट 2021-22 लाख की, 2021-22 की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 34,83,236 करोड़, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इंदिरा गांधी की जो शुरुआत हुई थी आवास योजना का, ये हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि कब से कब चला था? तो ये 1985 से चला था, 1985 से 1990 तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया था? फेमा कब प्रभाव में आया? तो ये 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ था। 1 जून 2000 को आया था फेमा। फेमा आया था 1 जून 2000 को आया था। और इससे पहले क्या था कि 1973 से फेरा प्रभाव में था। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि श्रमिकों व ग्रामीणों श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है? कहता है ना, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार क्या है? तो ये है 1986 से 87, यानी कि इसी के आधार पे किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कहता है समन्वित बाल विकास परियोजना जो आया था, कब आया था? तो ये आया था 1975 में आया था। 1975 में आया था। इसके 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 लिए कितना 6 तरह का सेवाओं का पैकेज इसमें जोड़ा गया था। पहला क्या था? पूरक पोषण था, फिर टीकाकरण भी था, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा भी था, और रेफरल सेवाएं भी थे। इसके अलावा भी कई से, जैसे स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी था, और पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा भी था। तो इसमें टोटल 6 थे। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कौन थे, कहाँ के हैं? तो ये है स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, जो कि विश्वास मत खो दिए, इसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए एक नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल को नियुक्ति किया है शिकायत अधिकारी के रूप में? तो ये किया है व्हाट्सएप का किया है, सॉरी माफ़ करिएगा,
ये ट्विटर का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्विटर का हो जाएगा। ट्विटर का शिकायत अधिकारी के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो पहला शहर बन गया ये भुवनेश्वर बन गया उड़ीसा का। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा द्वारा ये लेखक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी लिखा गया, जिनके लेखक संदीप मिश्रा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये किया है शूटिंग में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनेश महात्मे को किया गया। मनेश महात्मे को व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो मनेश महात्मे को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अम्पारा में किया गया, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य के मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो सॉल्ट का जो पूर्ण रूप क्या है? सपोर्टिंग आंध्र, मतलब यहाँ जो है जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्ट तो क्या हो जाएगा सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके तहत शुरू किया गया है सॉल्ट योजना। लाया है कौन? लाया है आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? हाथी मिर्च के लिए दिया गया है जीआई टैग, किसको दिया गया है? तो मणिपुर को दिया गया है। और कब मिला था? सितंबर 2021 में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही इसके अलावा याद रखें तामेंगलोंग ऑरेंज का भी मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। मीठा खीरा के लिए नागालैंड को मिला है, और जुडीमा राइन वाइन के लिए असम को भी मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया? बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया? एमआर नायक को बनाया गया है। एमआर नायक को बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम है इसलिए एमआर नायक को बनावल गया है। कहता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये था भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा को बेहतर पोषण के रूप में प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। यानी सांख्यिकी दिवस 2021 का जो थीम था क्या था? भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक बनावल गया है? तो इसको बनावल गया है किसको? परवीन सिन्हा को। यानी सीबीआई का जो हेड बनावल गया है परवीन सिन्हा को बनावल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। इसका टैगलाइन याद रखें, आप 2 बार बोलते चलें, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का ये टैगलाइन था। नेक्स्ट देखते हैं, और ये पक्षी महोत्सव हुआ था कहाँ? इंपॉर्टेंट है, अब याद रखें, ये हुआ था जमुई में हुआ था। जमुई में हुआ था। जमुई के नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। ठीक है, और नाम दिया गया था, क्या दिया था? कलरव महोत्सव। तो ये भी याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो कहता है मतलब पुरस्कृत किया है बेस्ट कैटेगरी में, तो ये बिहार को ही किया गया है, अपना बिहार को। कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो ये बिहार को किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बहेतन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चाइना में किया गया है। बांध का नाम क्या है? बहेतन बांध है, आप याद रखें। जल विद्युत बांध की 2 इकाइयों में बहेतन बांध का संचालन शुरू हो गया, जो कि कहाँ है? चाइना में है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किस हो गया है?
पल्लागुमी साईनाथ को दिया गया है, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखें 2021 का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसको दिया गया है? पल्लागुमी साईनाथ को। नेक्स्ट देखते हैं। कहता आईसीसी T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? पहले कहाँ होना था? तो पहले ये भारत में होना था, जिसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर कर देवल गया? तो यूएई में कर देवल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई और ओमान दोनों में संयुक्त रूप से ट्रांसफर कर देवल गया। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये किसको किया है? सहकारी बैंक को किया है। इसकी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। और इंदौर के किस शहर? इंदौर के पीथमपुर में किया गया है, जो कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये किया था अभी रिसेंटली हुआ है म्यांमार में, और जो कि चर्चा में है। म्यांमार क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ अभी तख्तापलट हाल ही में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ये है दुलारी देवी। और दुलारी देवी जो कि 7वीं ऐसी जो पुरस्कार पाने वाली लोगों की श्रेणी में आती है, जो कि मिथिला पेंटिंग के थ्रू इनको पद्मश्री पुरस्कार देवल गया। तो ये 7वीं नंबर की है। और सबसे पहले 1975 में जगदम्बा देवी को ये पुरस्कार दिवल गया था। तो याद रखें मिथिला पेंटिंग के हिसाब से किन उस क्षेत्र में किनको मिला है? तो ये मिला है दुलारी देवी को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है भारत सरकार द्वारा? तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण ये नया है आंकड़ा, जो कि 2020-21 का जो डाटा है उसके अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है? स्वास्थ्य और शिक्षा पर 1.5% किया गया है स्वास्थ्य पर, जबकि शिक्षा पर 3.5%, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस राज्य में अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? अम्बेडकर की स्मारकशिला कहाँ रखी है? तो ये रखे हैं उत्तर प्रदेश में रखे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखे हैं। भीमराव अम्बेडकर के स्मारक की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा देवल गया है? तो किसको पर रखा गया है? अंशुला राव पर रखा गया है। ये गया अंशुला राव। कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है, जिसके बाद इस पे प्रतिबंध लगा है, 4 साल का लगा है। और ये पहली महिला क्रिकेटर हुई है जो कि इन पे प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी अनुमानित की गई है? तो ये किया गया है वी आकार की जीडीपी। अब वी आकार की जीडीपी क्या होता है थोड़ा सा आप जान लें। जैसे हम देखते हैं कि अभी क्या होता है, अभी कोविड के कारण क्या होता है, एकाएक जो सप्लाई है हमारा सप्लाई, कभी डिमांड बढ़ जाता है तो कभी कम जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हम रैपिडली देखते हैं कि चेंजिंग देखते हैं। डिमांड बढ़ जाता है तो सप्लाई कम जाता है, सप्लाई बढ़ता है तो फिर से डिमांड कम जाता है। तो उसके कारण हमको इस तरह से वी आकार का शेप देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पर याद रखना है कि वी आकार की जीडीपी अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आईटीओ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में कहता है आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया है। ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो ये है रेखा शर्मा है। और ये कब है? 2018 में नियुक्त की हुआ था, लेकिन 2021 में उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा देवल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 2022 में बनाई गई है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022 में होगा।
तो फ्रेंड यहाँ पर 140 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिकल का पार्ट होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, प्लेलिस्ट पे जल्द ही उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा भी प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए उपयोगी हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसका लगातार 15 सेट आएगा एडिटेरिया का, जो कि चैनल पे लगातार एक के बाद एक अपलोड किया जा रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसका। तो चलिए चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।